Welcome back to Digital Classroom. I'm going to make a diagram of detailed structure of nephron जिसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है और जो डिस्कस करने वाले हैं. So make the diagram first, then after we are going to discuss. Now look, it is quite big. मैं इसे शॉर्ट में बनाऊंगा छोटे स्ट्रक्चर में जिससे ये पूरा डायग्राम यहाँ पर आ जाए. ये पीसीटी भाग है, ठीक है, जो हाईली कन्वोल्यूटेड होता है. ये देखिए कन्वर्जन आपको देखने को मिल गया. Okay, now it is start further moving in this pattern. Highly coiled, ये देखिए then it is going straight. इसके बाद ये हिस्सा स्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है. जो कि आपको मेडुला रीजन में देखने को मिलता है, जिसको आप लूप ऑफ हेनले के नाम से भी जानते हैं. ऑलमोस्ट स्ट्रेट, देन इट कमिंग बैक. So you can see it is somehow looks like a U-shaped structure. Okay, long U shape. इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. एक पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ऑलमोस्ट यू शेप. नाउ इट इज स्टार्ट कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है यहाँ फर्दर इन दिस पैटर्न एंड फाइनली इट गॉट कनेक्शन विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. मैं इसका अलग कलर से स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं. दिस इज लाइक दैट. All right. Now this structure is going to connect here, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. ओके, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से प्रोसेस निकल ही रहते हैं जिसमें अलग अलग नेफ्रॉन कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं. इन दिस पैटर्न दे आर फाउंड. और यहाँ से जो भी यूरिया निकलता है वो कलेक्ट होता हुआ चला जाता है. राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हमने आर्टरीज बोला था, एफरेंट और इफरेंट की. देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका मूवमेंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था कि एफरेंट इनसाइड एंटर करता है जिससे गुड अमाउंट में ब्लड इनसाइड द बोबेंस कैप्सूल में आता है. देन आफ्टर इफरेंट पार्ट यहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है और ये
Then after afferent और ये efferent, as you know the diameter of afferent is greater as compared to efferent. ओके यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज आपस में इंटरकनेक्टेड हो जा रही है, ठीक है, एक नेटवर्क बना लिया जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं. ओके, देन दिस पार्ट इज कमिंग बैक हियर एंड स्टार्ट मूविंग, ठीक है, फ्रॉम, आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से एक नेटवर्क बन जाता है और जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करता है. ओके, और यहाँ से ये नेटवर्क स्कैटर हो जाता है. Okay, all right, this is the way by they interconnected. फिर यहाँ से ये जो कनेक्शन है यहाँ तक पहुँचता है. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, और यहाँ पर भी एक नेटवर्क तैयार हो जाता है. Just like that. Okay, now it is also running parallel with the descending loop of Henle. Okay, in this way. So you can see a network of blood capillaries are found along with the ascending and descending loop of Henle. ओके, ये बात क्लियर हो गई ना? That is the network. Now, how this network work? यहाँ पर भी जो आपने देखा afferent is coming here back in this way कि ये जो proximal convoluted tubules हैं और distal convoluted tubules हैं आपस में क्या हो जाते हैं, blood capillary से घिर जाते हैं. Okay, so this is the connection.
Okay, so this is the network of blood capillaries. Network of blood capillaries. All right, as you know, afferent. Next one is afferent. Afferent. Okay, and this part is known as glomerulus. Glomerulus ब्लड कैपिलरीज का. देन आफ्टर मैंने आपको बताया था नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं. ये पूरा हिस्सा कहलाता है बाउमेन्स कैप्सूल. बाउमेन्स कैप्सूल. ऑलराइट, बाउमेन्स कैप्सूल के नीचे का हिस्सा मैंने आपको बताया था, इसको पीसीटी कहते हैं. ये हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा टर्न ले रहा है इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं. ये हिस्सा पूरा जो हो क्या रहा है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. उसके बाद जो दूर वाला हिस्सा इसे इसको डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. देन आफ्टर दिस वन इज नोन एज collecting duct. Collecting duct. And this portion is known as loop of Henle या Henle's loop. इस पूरे हिस्से को ये दो हिस्सों में हमने बताया था आपको डिवाइड कर सकते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. तो कंप्लीटली इसको हम लूप्स हैंडले कहते हैं और ये पार्ट कहलाता है डिसेंडिंग जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हिस्सा असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले कहलाता है. असेंडिंग हैंडले लूप. ओके, ऑलराइट. देन आफ्टर इस नेटवर्क को हम कहते हैं वासा रेक्टा. वासा रेक्टा. Okay, so this is the diagram which showing the structure of nephron. ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये है नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर. हाउ द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज फाउंड. So in this case we understand the arrangement of nephron. The Malpighian body and the most of proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules are situated in the cortex region. Loop of Henle and collecting duct are found in the medulla region. Next आता है vasa recta, नीचे की तरफ जो है. तो vasa recta, the efferent arterioles of juxtaglomerular nephron forms a peritubular capillary system around the loop of Henle which is known as vasa recta. vasa recta कुछ और नहीं है, ये efferent arteriole जो कि juxtaglomerular nephron के चारों तरफ एक capillary system बनाती है, उसी को हम vasa recta कहते हैं. And each of the vasa recta make U-turn at the innermost part of the medulla and return to the venous circulation near the junction of medulla and cortex region. Next point, the efferent arteriole and peritubular capillaries technically constitute the renal portal system. Efferent arteriole और peritubular जो capillaries है ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? renal portal system. In all amniotes and reptiles, जैसे कि reptiles हैं, birds हैं, mammals हैं, they have this renal portal system of efferent arteriole and peritubular capillaries. All right.
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ओके। नेफ्रॉन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है और दूसरा जिसे हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी पार्ट, ये मेडुलर रीजन में पाया जाता है। तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन एज पर देयर लोकेशन, एज पर देयर लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन बेसिकली दो टाइप के पाए जाते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, okay. Now look at the property of cortical nephron. The cortical nephrons are about 80% to 85% of the total nephron. ये टोटल नेफ्रॉन का 80 to 85% कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी इनकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। Now they lies in the renal cortex region and they have a very short loop of Henle that extend only little into the medulla. तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खास बात क्या होती है कि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 85% जितना पाई जाती है, बट इसका जो लूप ऑफ हैनले है बहुत ही छोटा यानी शॉर्ट होता है, यानी मुश्किल से लिटिल बिट ये मेडुला रीजन पे जाता है। नाउ इन द केस ऑफ रिमेनिंग 15 to 20% इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका परसेंटेज कितना होता है? हार्डली 15 से 20%। Okay, so what is the property, what is the function? The juxtamedullary nephron have their Bowman's capsule close to the juxta, that means the junction of the cortex and the medulla। क्योंकि जो Bowman's कैप्सूल पाया जाता है वो किसके पास में होता है? कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको हम juxtamedullary nephron कहते हैं, राइट। एंड द मेडुला हैव very long loop of Henle extending deep into the medulla। इसमें जो loop of Henle है उसकी लेंथ ज़्यादा पाई जाती है और इवन वो मेडुला रीजन तक पहुंच जाते हैं। This type of nephron is present only birds and mammals। तो इसकी खास बात है कि ये सिर्फ दो ही लोगों में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है birds and mammals। It is found only birds and mammals। ये रेप्टिलियंस और दूसरे वर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंट्रोल द प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल। तो जो मेन फंक्शन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो ब्लड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखता है, वाटर सप्लाई को नॉर्मल बनाए रखता है, जबकि juxtamedullary नेफ्रॉन रेगुलेट द प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर इज शॉर्ट इन सप्लाई। यानी पानी की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो वहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन कौन रखता है?
medullary nephron. They maintain or regulate the plasma volume when the water is in very short in supply. That means in adverse condition. Okay.